नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर और जो पिछली क्लासों में जो कुछ थ्योरी पढ़ी है उनसे संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आप अपने चैनल पर नए आए तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ट्विन प्राइम के बारे में पढ़ा था, रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था और को प्राइम के बारे में पढ़ा था। इनमें आप तीनों में मोटी मोटी एक एक बात याद रख लीजिए। जब भी हम बात करेंगे ट्विन प्राइम की तो हमें ये दो अभाज्य संख्या लेनी, कोई भी दो अभाज्य संख्या अपनी मर्जी से चुन लीजिए, लेकिन कौन सी, जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, ट्विन प्राइम में हो जाएंगी वे संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम होंगी। जैसे मान लीजिए आपने ले ली 7 और आपने ले ली 11। होने को तो दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 और 11 का अंतर कितना है, 4, तो ये ट्विन प्राइम में नहीं आएंगी। अब ये उदाहरण देख लीजिए, 7 और 9, भाई होने को तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, लेकिन एक तो इसमें भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या, जबकि हमें दोनों के दोनों ट्विन प्राइम में अभाज्य संख्या चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो, रिलेटिवली प्राइम नंबर में इसमें आप कोई सी भी अपनी मर्जी से दो संख्या उठा लो, लेकिन उनका एचसीएफ एक होना चाहिए। उदाहरण के लिए देख ली, मान लीजिए आपने 3 और 4 उठा ली, तो इनका एचसीएफ बने, जबकि ये तो अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। हमें भाज्य और अभाज्य उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई भी दो संख्या ले लीजिए, लेकिन उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया भाई 4 और 8। ठीक है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमने तो दो अभाज्य संख्या ले ली, ठीक है, लेकिन इनका एचसीएफ देखो, इनका एचसीएफ कितना, इनका एचसीएफ तो 4 है, हमें तो एचसीएफ कितना चाहिए, 1, तो ये इसमें उदाहरण में नहीं आएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को। अब जबकि को प्राइम में क्या हो जाएंगी, वे अभाज्य संख्या, यानी कि इसमें दोनों के दोनों अभाज्य संख्या चुननी है और जिनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ट्विन प्राइम में उनका अंतर 2 होना चाहिए था। यहाँ कोई सी भी दो अभाज्य संख्या चुन लीजिए, मान लीजिए एक 7 चुन ली, एक 13 चुन ली, को प्राइम नंबर होंगे, उदाहरण में चल जाएगा। लिख लीजिए भले, ये लीजिए भाई, एक 7 ले ली और एक 13 ले ली, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये को प्राइम में चल जाएगा। ठीक है, ठीक हुई बात। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे भाई कंपोजिट नंबर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा सर जी, वे संख्याएं, कंपोजिट नंबर में वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड संभव हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है भाई। अब देखिए हमने क्या लिखा है भाई, कम से कम 3 तो फैक्टर उसके होने चाहिए, यानी कि जबकि हम अभाज्य संख्या हम क्या कह रहे थे कि भाई केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। जबकि अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या के कम से कम कितने फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। ठीक है भाई, भाज्य संख्या के कम से कम कितने फैक्टर हो गए, 3। अब उदाहरण ले लीजिए, देखो एग्जाम्पल नंबर लीजिए 1, संख्या हमने ले ली 1 ले ली। अब एक क्या भाई, एक के कितने फैक्टर संभव है, एक केवल एक और केवल एक फैक्टर संभव है जो कि स्वयं है, तो ये तो भाई भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है साहब। हमने लिया 2, 2 के कितने फैक्टर संभव है, 1 और 2, तो लेकिन हमें तो कितने चाहिए फैक्टर, कम से कम 3, मतलब 2 भी भाज्य संख्या नहीं है भाई। अब ले लिया हमने संख्या 3, 3 के कितने फैक्टर संभव है, 1 और खुद 3, तो टोटल कितने फैक्टर हुए, 2, जबकि हमें टोटल कितने फैक्टर चाहिए भाई, 3, मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब लीजिए 4, 4 का देखिए एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 4, तो इसके कम से कम कितने फैक्टर चाहिए हमें, 3, और हमें कितने फैक्टर मिल गए, 3 तो मिल गए। ठीक है, तो यानी कि आप लिख सकते हैं सबसे छोटी
भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, नोट लगा कर लिख लेंगे यहीं पे ही। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। समझ आ गई भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्यों, क्योंकि पहली ऐसी संख्या हमें प्राप्त हुई है जिसके कितने फैक्टर मिले हैं हमें, 3, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भले ही कितने हो। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए आप। अब हमने मान लीजिए 6 ले लिया। अब 6 के कितने फैक्टर संभव है, देखो एक का भाग जाता है पूरा पूरा, 2, 3 और खुद 6। तो 6 के कितने फैक्टर संभव हो गए, 1 2 3 4। तो 6 के 4 फैक्टर संभव है, और जबकि हमें कितने चाहिए, कम से कम 3, 3 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है भाई, ये भी एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम भाज्य संख्याएं देख लेंगे भाई। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 5 देख लीजिए, और 5 5 में क्या है, 1 खुद 5, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके भी हमें 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। अब 7 देखिए, 7 में 1 और 7, वो में 2 ही फैक्टर मिल रहे, वो भी भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 9, 9 के कितने फैक्टर संभव है, 1 3 9, मतलब 1 का पूरा पूरा भाग 9 में जाता है, 3 का भी पूरा पूरा भाग 9 में जाता है, 9 का भी, यानी कि इसके कितने फैक्टर मिल गए हमें, 1 2 3। तो कितने फैक्टर मिल गए, 3, यानी कि ये भी एक भाज्य संख्या है। देखो पहली विषम भाज्य संख्या मिली हमें जिसके फैक्टर कितने मिले हैं, हमें कम से कम 3 फैक्टर मिले हैं। देखो 1 नहीं मिला, 3 नहीं, भाज्य संख्या नहीं है, 5 भाज्य संख्या नहीं है, 7 भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन पहली संख्या ऐसी मिली है 9 में जो कि विषम है और जिसके कितने गुणनखंड हमें कम से कम मिले, 3 गुणनखंड मिले। तो वही नोट लगा के एक बात और लिख लेंगे भाई, समझ आ भी रही है ना बात भाई। ठीक है, कि 9 सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। यानी कि प्रश्न में ये पूछे भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या है, जब तो हम कर देंगे 4 है, लेकिन प्रश्न में पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो यहाँ पे एक शब्द लिख रहा है विषम अभाज्य संख्या, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपकी समझ आ गई। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने 1 को भाज्य संख्या में भी मना कर दिया, जबकि 1 को अभाज्य संख्या में भी मना कर दिया। दोनों को मैंने कारण बता दिया भाई, यहाँ पे कम कितने गुणनखंड होने चाहिए थे, 2, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं रही 1। यहाँ पे कितने गुणनखंड होने चाहिए थे भाई, 3, 3 की परिभाषा भी पूरी नहीं कर रहा, मतलब एक भाज्य संख्या भी नहीं है। तो नोट लगा के हम एक लाइन लिख लेंगे, ये याद रखना भाई। ठीक है, नोट लगा के एक बात क्या लिख लेंगे, एक ना तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी। आपसे पूछे भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 9। एक क्या है, भाज्य अभाज्य, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है भाई संख्या एक क्या है, भाज्य है अभाज्य है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई नहीं, हमने यहाँ पे दोनों को कारण देख लिया। ठीक है भाई बात, अब बात करेंगे, ये बात आपको समझ आ गई ना भाई। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को बोलेंगे संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। इसमें वही पेपर में जब ये आवे तो आप इंग्लिश वर्जन देख लेना, क्योंकि गल्ला पर इसको पूर्ण संख्या पर लिख देते हैं, तो पूर्ण संख्या तो हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होती है, इसलिए इसका इंग्लिश पेपर में आप एक बार देख लेना। ठीक है भाई, अब देखो संपूर्ण संख्या है यानी कि परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं। अब इसकी एक बार आप परिभाषा देखिए भाई, मैं पहले परिभाषा लिख रहा हूँ फिर आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, यदि किसी, आप देखिए, यदि किसी
संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो। तो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती। ठीक है भाई। अरे भाई लो, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड, जैसे ऊपर हमने गुणनखंड लिखे थे, इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने भाई 6 के गुणनखंड लिखे 1 2 3 6, तो ऐसे जितने भी सभी संभव गुणनखंड है, सभी संभव गुणनखंडों को लिख लीजिए। यदि सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए, जो हमने संख्या मान लीजिए हमने संख्या ली 6, तो सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना, यानी कितना हो जाना चाहिए 12। अगर होता है तो संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट नंबर हो जाएगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल भाई देखो, सभी संभव गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना होना चाहिए। देखो हमने लिया एक का एक ही फैक्टर संभव है 1, इसके फैक्टर का दोगुना करें, सभी गुणनखंडों का योग करें। एक गुणनखंड है तो उसका योग कितना होगा 1। उस संख्या का दोगुना थोड़ी ना प्राप्त हो रहा, हमारी मूल संख्या क्या थी 1 थी, इसका दोगुना 2 प्राप्त होना चाहिए था। देखिए 1 इसका एक फैक्टर है, हमारे परिभाषा के अनुसार सभी संभव गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना होना चाहिए। गुणनखंडों का योग करें तो 2 आना चाहिए था, यहाँ से तो हमें 1 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब 1 परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी प्रकार से 2 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। 4 भी देख लीजिए आप, इसका एक फैक्टर 1 होएगा, 1 2 और 1 4। तो इसके सभी संभव गुणनखंड कितने हैं 1 2 3। इन गुणनखंडों का हमने योग कर लिया 4 और 2 6 और 1 7। तो गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना आना चाहिए, यानी संख्या का दोगुना मतलब 4 का हमें कितना प्राप्त होना चाहिए था 8, लेकिन हमें प्राप्त कितना हो रहा है यहाँ पे 7 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमें 7 प्राप्त हो रहा है, जबकि हमें 8 प्राप्त होता है, तो हमें कह देते भाई 4 एक परफेक्ट नंबर है। यानी कि 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हमें अंकों का योग दोगुना प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है भाई। इसी प्रकार से 5 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब अगला उदाहरण देखिए 6। देखो 1 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर है, 3 इसका एक फैक्टर है और 6 इसका एक फैक्टर है। ठीक है। तो अब इस देखो परिभाषा के मुताबिक अंकों का योग संख्या का दोगुना होना चाहिए, मतलब अंकों का योग कितना होना चाहिए संख्या का दोगुना, मतलब 6 का मतलब 12 होना चाहिए। अब हमने योग करके देख लेते 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। हाँ भाई, सभी संभव गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना प्राप्त हो रहा है, संख्या का दोगुना प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, यानी कि दिस इम्प्लाई यानी कि 6 परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है भाई, यानी कि 6 परफेक्ट नंबर है। हमने देख लिया भाई, इसके सभी संभव गुणनखंडों का योग कर लिया, 6 और 3 9, 1 10 2 12। तो संख्या का दुगुना प्राप्त होना चाहिए था, दुगुना प्राप्त हो रहा है, 6 परफेक्ट नंबर है। ठीक है। चाहे तो ये परिभाषा आप ऐसे याद रख लीजिए, चाहे ये परिभाषा आप ऐसे देख लीजिए, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये संख्या 6 का हमने गुणनखंड लिखे ही है 1 2 3 6, तो सभी गुणनखंडों का योग अगर हम करें उस संख्या को छोड़कर, तो मूल संख्या क्या थी 6, अगर हम 6 को छोड़कर इसका योग करें तो वह संख्या के बराबर ही प्राप्त होना चाहिए। तो इनका योग करो 3 और 2 5 1 6, तो संख्या के बराबर ही प्राप्त हो गए, तो भी परफेक्ट नंबर है। यानी दोनों परिभाषा कहने का मतलब बात एक ही है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अरे समझ गए क्या? ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार से अगला एक परफेक्ट नंबर देख लीजिए आप। अगला परफेक्ट नंबर आएगा भाई, डायरेक्ट याद रख लीजिए आप, 28 आएगा। ठीक है, 28 में देख लीजिए फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। तो इसके सभी फैक्टर का योग करो भाई,
इनके सभी का योग करो। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 दूनी 28, 28 28 56। इन सभी गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है? 56। और परिभाषा का के मुताबिक सभी संभव गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना प्राप्त होना चाहिए था। और संख्या कितनी है? 28। 28 का दोगुना प्राप्त हो रहा है 56। जी हाँ, 28 परफेक्ट नंबर है। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? यानी कि जो संख्या हमें दे रखी है उसके सभी संभव गुणनखंडों को लिख लीजिए, उनका योग कर लीजिए, देखिए क्या वो संख्या का जस्ट दुगुना है। दुगुना है तो हाँ भाई, वो जो संख्या है वो परफेक्ट नंबर है। अगर दुगुना नहीं है तो वो संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए क्या? देखिए नोट लगा कर देख लीजिए, कुछ रिजल्ट है। पहली चार पहली चार परफेक्ट संख्या बता रहा हूँ मैं आपको। परफेक्ट संख्या कौन कौन सी आएंगी? परफेक्ट संख्या देखो, एक तो सबसे पहली परफेक्ट संख्या कौन सी आई थी भाई? 6 आई थी। सबसे पहली परफेक्ट संख्या कौन सी आई थी? 6। उसके बाद कौन सी आई थी? 28। ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, नहीं तो पेपर में आप एक एक संख्या को लिखोगे, उनके गुणनखंड लिखोगे, उनका योग कर देखोगे, उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिए। पहली परफेक्ट संख्या आ जाएगी 6, एक 28 हो गई परफेक्ट संख्या, एक हो जाएगी 496, एक हो जाएगी 8128। ठीक है भाई, अभी तक पेपर में यही संख्या ज़्यादातर पूछी गई है कि भाई 28 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है। यहाँ से पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा पेपर में कि भाई निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है? 2 3 8 6। तो आप देख लेना ऑप्शन में। ठीक है, तो यानी कि 4 परफेक्ट संख्याएं कौन कौन सी है, मतलब इससे बाद भी और होंगी। अभी तक इतना ये याद रख लीजिए आप, पेपर में यहाँ तक ही पूछा गया अधिकतम 6 28 496 8128। ठीक है भाई बात। अब एक लाइन और आप याद रख लीजिए, नोट लगा के, जो भी संख्या कोई परफेक्ट नंबर है, कोई भी संख्या जो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर के सभी संभव गुणनखंडों का योग के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग 2 प्राप्त होता है। 2 प्राप्त होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? अब भाई उदाहरण देख लीजिए, यानी कि परफेक्ट नंबर, कोई भी परफेक्ट नंबर ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 6 परफेक्ट नंबर है, हमें पता है भाई इसके गुणनखंड हमने लिख लिए। ठीक है, ये कह रहा है सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम। अब इनका व्युत्क्रम लिखिए, 1/1, 1/2, 3 का 1/3, 6 का 1/6। सभी व्युत्क्रमों का योग करिए। इनका हमने भाई योग कर दिया। का योग सदैव 2 प्राप्त होता है। 6 लय से आ गया तो ये आ जाए 6, ये 2 का पहाड़ा 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 6 का भाग 1 बार। तो 6 और 4 10, 2 12, 12/6 बराबर में 2। तो यही तो ये बात कह रहा है कि सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का अगर में हम योग करें इसमें, लेकिन आपको याद रखना है अगर कोई संख्या परफेक्ट नंबर होगी तभी बात है ये, यानी कि हमें पता होना चाहिए वो संख्या परफेक्ट नंबर है। मान लीजिए 6 ले लिया हमने, परफेक्ट नंबर है, इसके फैक्टर लिख लिए, इनका व्युत्क्रमों का लिख के इनका योग कर दिया, हमें कितना प्राप्त हुआ? 2। ठीक है, ये रिजल्ट पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई परफेक्ट नंबर के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ठीक है भाई बात। उम्मीद है यहाँ तक आपकी बात समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, हम बात करेंगे अब यूनिट डिजिट की बात कर लें आप कहें तो। यहाँ तक भाई आपकी बात समझ आ गई होगी।
अब हमने मोटी मोटी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। 1 मिनट आप देखिए, हमने शुरू कहाँ से किया था, 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था। हमने यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, काल्पनिक संख्याओं की मोटी मोटी सी जानकारी ली। ठीक है भाई, है ना। काल्पनिक संख्याओं की हमने फिर मोटी मोटी सी जानकारी ली। फिर उसके बाद हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है सब वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं। ठीक है भाई, ये वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट के पढ़ लिया। ये दशमलव संख्याएं पढ़ ली, ये शांत दशमलव, आसान दशमलव। आसान दशमलव से संबंधित कुछ फैक्ट थे वो याद हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अरे समझ गए क्या? ठीक है, इसी प्रकार से पुनरावर्ती आसान दशमलव संख्याएं, अनावर्ती आसान दशमलव संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सब चीज़ हमने विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है भाई। फिर पूर्णांकों को हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांट लिया, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हमने देख लिया भाई पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो गई। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। पूर्णांकों को फिर ऑड और इवन नंबर में बांट के भी हमने पढ़ लिया भाई, ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, हमने देख लिया भाई जीरो सम संख्या है, विषम संख्या है। इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है कि भाई जीरो एक सम संख्या है, वो क्यों है, हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है, वो आप जाके देख भी सकते हैं जीरो क्या है। ठीक है, फिर हमने प्राकृत संख्याओं को 2 भागों में बांटा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर अभाज्य संख्या के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। सारी चीज़ें हमने एक एक चीज़ समझने का प्रयास किया। देख लीजिए एक एक चीज़ भाई, 9 एक क्यों है तो हमने गिन के बताई है, 15 क्यों है तो हमने गिन के बताई है, 21 क्यों है, 25 क्यों, सब चीज़ गिन के बताई है हमने। ठीक है, हमने ट्विन प्राइम के बारे में देख लिया, रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में देख लिया, को प्राइम के बारे में देख लिया। ठीक है भाई, ठीक है, हमने देख लिया भाज्य संख्या के बारे में, हमने देख लिया परफेक्ट नंबर के बारे में, कुछ संबंधित इनसे संबंधित कुछ फैक्ट थे जो हमने नोट लगा के लिख लिया, जो हमें सीधे ही सीधे याद करने चाहिए थे। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से अपनी ये बात यहाँ तक पूरी होती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाइयों अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है भाई, अपन डेली इसी तरीके से गणित से संबंधित चीज़ें पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।